हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10वीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। पेपर पास में आ चुके हैं तो अब समय आ गया है कि हम मोस्ट आईएमपी और मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन का बार बार अच्छे से रिवीजन करें और हो सके तो उनको अपनी कॉपी में भी लिखें, क्योंकि हमें विज्ञान का पेपर ओवरऑल बहुत अच्छे से करके आना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी विज्ञान से आज मैं आपके लिए 70 ऐसे प्रश्न लेके आया हूं, वो भी उत्तर सहित, जो इस साल की परीक्षा के लिए बहुत आईएमपी है। तो आइए बिना देरी करे हम एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या मैं आपको समझाने वाला हूं। आप देख सकते हो कितने आईएमपी क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे बार बार फ्लैश हो रहे हैं। आप देखिए, इन सभी प्रश्नों को हम मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में डालेंगे और पूरी विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको इस साल अच्छे से पढ़ के जाना है, और ताकि आपका विज्ञान का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी विज्ञान की तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। आपको बहुत आराम से बैठ जाना है और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठना है। वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके आप एक एक प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हो। ये जो आंसर है मैंने खुद अपनी भाषा में लिखा हुआ है, कोशिश की है भाषा को सरल बनाने की, तो ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी हो, नंबर भी ना कटे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हम लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जो जितनी भी लोहे की वस्तुएं होती हैं हम उन पे कलर क्यों पोतते हैं, हम उन पे बानस क्यों पोत देते हैं। इसका रीजन है, एक ही रीजन है और एक ही की पॉइंट है, संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण मतलब धातुओं को खराब होने की जो प्रक्रिया है उन्हें हम संक्षारण कहते हैं। जैसे जंग लगना, जंग लगना क्या है? संक्षारण का ही उदाहरण है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं ताकि वे नमी मतलब जो हमारी वायुमंडल होती है ना, वायुमंडल के अंदर आर्द्रता होती है, नमी होती है, पानी होता है, जो बरसात के मौसम में और हम कहें तो ठंड के मौसम में ज्यादा होता है नमी। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है कि अगर धातुएं नमी के संपर्क में आ जाएंगी तो वो खराब हो जाएंगी, तो इसलिए उसके ऊपर से बानस पोत देते हैं, कलर पोत देते हैं। तो ये पहला जो है आंसर, आई होप आप अच्छे से याद कर लोगे। मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर लिखना नहीं चाहते हो इस तरीके से आप बाद में लिख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस साल के लिए। अम्ल और क्षार में 5 अंतर लिखिए। अम्ल को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एसिड, और क्षार को हम कहते हैं बेस। तो अम्ल और क्षार में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। बेसिक पहला अंतर तो आप सभी जानते होंगे कि जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, और केमिकल में बात करें तो HCl हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये वाला अम्ल हो गया CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया। ये सब क्या है? ये सब अम्ल है, ठीक है। और बेसिक उनका व्यवहार क्या होता है कि स्वाद में वो खट्टे होते हैं। अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे चूना हमें स्वाद में कैसा लगता है? कड़वा। NaOH केमिकल के रूप में हम लिख सकते हैं कि ये एक क्षार है। जैसे KOH, ये भी क्या है? एक क्षार है। तो ये कड़वे होते हैं या फिर तीखे होते हैं, मिर्च जैसे थोड़ी थोड़ी हमें उनका स्वाद लगता है। मतलब क्षार जो है इनमें 2 पॉइंट याद रखना, कड़वे होते हैं और तीखे होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको लिख के आना है कि पीएच जो मान होता है, पीएच एक स्केल होता है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं कि जो पीएच स्केल होता है, ये देख लो, जो पीएच स्केल होता है, ये पीएच स्केल मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। बीच में इसके 7 लिखा होता है। इस तरफ घटते क्रम में संख्याएं होंगी, जैसे 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, इस तरीके से 2 होगा। और इस तरफ बढ़ते क्रम में होगी, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से ये 11, 14 तक चलता है। तो यहाँ जो 7 है ये मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे ना तो कोई पदार्थ खट्टा लगता है, ना कोई पदार्थ मीठा, ना कड़वा, उसका कोई स्वाद नहीं होता, तो उसको नंबर 7 मिलता है। ऐसे कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जो खाने में खट्टे हैं, तो जो पदार्थ जितना ज्यादा खट्टा होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा।
जैसे इस तरफ से होगा तो ये क्या है, अम्लीयता का गुण प्रदर्शित होगा इस तरफ, और इस तरफ क्षारीयता। कोई पदार्थ जितना ज्यादा कड़वा होता चला जाएगा उसका पीएच मान उतना ही बढ़ता जाएगा। और जैसे पानी होता है जो हम पीते हैं, तो उसका पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, क्योंकि ना तो वो खट्टा होता है ना वो कड़वा होता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसमें देखें तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम ही जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो ये अंतर याद हो जाएगा। और इसका क्षार का पीएच मान 7 से अधिक जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो याद रखना नीले लिटमस को लाल कैसे करेंगे, ट्रिक याद रखना कि अम्ल के आखिरी में ला शब्द आता है, यानी ये लाल कर देते हैं, तो लिटमस पत्र कैसा होगा, नीला। दो प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं, एक होता है नीला, एक होता है लाल। तो अम्ल में आखिरी में क्या है, लाल, यानी अम्ल जो है लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका मतलब लिटमस पत्र होगा कैसा, नीला होगा। क्योंकि इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नीले को लाल करता है कि लाल को नीला करता है। तो अम्ल की बात बिल्कुल याद रखना कि अम्ल के आखिरी में ला आता है, यानी लाल कर देते हैं। आखिरी में भाषा ऐसी बनेगी कि लाल कर देते हैं, इसका मतलब लिटमस पत्र होगा कैसा, नीला। तो भाषा क्या बन गई, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, कौन, अम्ल। ठीक है, तो इसका उल्टा लिख देना, यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। बहुत ही सरल भाषा है, आसानी से याद हो जाएगा। मैं सिर्फ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाए। अगला जो पॉइंट है कि यह जलीय विलयन में H+ आयन के रूप में टूटते हैं। बिल्कुल टूटेंगे। जैसे मैं कहूं कि HCl को तोड़ो, तो HCl को जब HCl अम्ल को जब पानी के अंदर घोलते हो तो ये दो भागों में टूट जाता है। ये यहां से H+ में टूटेगा और ये यहां से Cl- में टूट जाएगा। तो होगा क्या, आवाज आ रही है ना, हाँ, होगा क्या कि ये जो H+ है ये टूटेगा, तो यही तो पहचान है अम्ल की। अम्ल की पहचान क्या है कि जल में घोलने पर उसका H+ आयन अलग आ जाएगा। तो यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि अम्ल की क्या पहचान है कि जलीय विलयन में H+ आयन देता है। समझ पा रहे हो, इसकी क्या पहचान है कि OH देगा, बिल्कुल, क्योंकि जैसे NaOH एक क्षार है, इसको जल में घोलोगे तो ये Na+ के रूप में और OH- के रूप में टूटेगा, तो ये जल में क्या देता है, OH- देता है, इसलिए ये क्षार है। अगला है कि ये क्षारों को क्या कर देता, उदासीन। अब ये पॉइंट आपको कैसे समझ में आएगा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे एक अम्ल है HCl और एक क्षार है NaOH। तो जब अम्ल की क्रिया क्षार से होगी, ये क्षारों को, यानी अम्ल की बात हो रही है क्षार के साथ में, तो जब क्षार से क्रिया होती तो होगा क्या कि NaCl निकल जाएगा। NaCl क्या है, नमक है। NaCl क्या है, नमक है। तो ये क्या है, नमक है, इसे हम लवण भी कहते हैं, और ये H2O बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि अम्ल क्षारों को उदासीन करेंगे। बिल्कुल, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के गुण खो देते हैं। तो अम्ल क्षारों को क्या कर देते हैं, उदासीन। यहां पे भी लिख दो कि ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं, मतलब ये क्षार को उदासीन करेंगे, कौन, अम्ल, और क्षार अम्ल को उदासीन कर देंगे। तो ये पॉइंट तो आप लिख ही लोगे। तो इस तरीके से 5 अंतर अच्छे से याद करना है। मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट मार दो इसका जल्दी से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, धातु अधातु आता रहा है और आएगा भी, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो धातु क्या होती है, धातु जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे सोना, सोना यानी Au, ऑरेट बोलते हैं, चांदी सिल्वर Ag सूत्र होता है, सोना चांदी प्लेटिनम Pt, ये कुछ खास धातुएं हैं। तो मैंने धातुओं के रूप में कुछ उदाहरण लिख लिए। अब अधातु की बात करें तो अधातु जैसे कार्बन, कोयला, कोयला आपने देखा होगा वो कार्बन है, वो अधातु है। जैसे नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, सब अधातु है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये चमकदार होती, बहुत अच्छी बात है। देखो, सोना चमकता है, चांदी चमकती है, कोयला तो नहीं चमकता ना, ऑक्सीजन तो नहीं चमकती। अगर चमक रही होती तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, वो चमक रहे होते। तो कहने का मतलब है कि ये धातुएं चमकती हैं, धातुओं का गुण ही होता है मेटल, चमकती हैं, और अधातु चमकदार नहीं होती। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, सबसे पहले एग्जाम में इसी को लिखना। अगला पॉइंट है कि ये आघात वर्धनीय होती है। अब ये क्या है, आघात वर्धनीय मतलब आघात यानी मारना, वर्धनीय यानी फैलना। तो धातुओं का गुण है, जैसे आप लोहे को जब हथौड़े से पीटते हो
तो वो लोहा टूटता नहीं है बल्कि फैलता है, ऐसे ऐसे दूर होता चला जाएगा, चादर बन जाएगी उसकी। तो आघात करने से जो वर्धनीय है, यानी आघात के दौरान यानी मारने के दौरान जो फैलता है वही तो धातु है। सोना को मारोगे तो भी फैलेगा, चांदी को मारोगे तो भी फैलेगा, लेकिन ये ईंट को मार के देखो हथौड़े से, फैलेगा कि टूट जाएगा? टूट जाएगा ना। तो ईंट क्या है? अधातु है। ऐसे समझना होता है। तो आघात वर्धनीय एवं तन्य, तन्यता का मतलब होता है कि उसे खींचकर उसके तार क्या बनाए जा सकते हैं। ईंट को खींचकर ईंट का तार बनाया जा सकता है? नहीं। लेकिन कापर को खींचकर कापर के तार बनाए जा सकते हैं। कापर के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के तार भी आते हैं जो लाइट के खंभे के बीच में लगे रहते हैं। तो वही चीज है। तो धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। और अधातु क्या होती? नहीं होती। नेगेटिव सेंटेंस बना देना, इसका अपोजिट लिख देना, ये पॉइंट आराम से हो जाएगा। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बिल्कुल। अगर हम इनके ऑक्साइड बनाना चाहें, जैसे मान लो एक हमने लिख दिया Ag2, ये है, ये सिल्वर का ऑक्साइड है, तो ये कैसा होगा? क्षार, यानी इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका ऑक्साइड जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। इसका स्वाद खट्टा होगा, इसका स्वाद कैसा होगा? क्षार जैसा होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो। ये ऊष्मा लिखा है यहाँ पे, आधा षटकोण का सा है ये। ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक। सुचालक समझते हो? जहां से करंट बह सके, ऊष्मा बह सके। जैसे कि धातु की अगर कलछड़ी है, उसको अगर सब्जी के अंदर डाल दो तो वो पूरी कलछड़ी गर्म हो जाएगी, जबकि लकड़ी की कलछड़ी डाल दो तो वो ऊपर गर्म नहीं होती, सिर्फ नीचे ही गर्म रहती, जितने भाग में सब्जी में वो डूबी हुई है। तो ये एग्जाम्पल है कि वो जो धातु की कलछड़ी थी ना, वो ऊष्मा ट्रेवल करके ऊपर तक आ गई है, यानी ऊष्मा उसमें से बह रही है। जैसे कि प्लेटिनम, प्लेटिनम विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो आप वो चीजें यहां पे लिख सकते हैं। ये ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है, इनमें से कोई करंट, कोई ऊष्मा नहीं जाती अधातु। मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट मार दो इसका जल्दी, ये भी आप याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुणधर्म, वही है जो अभी समझे हैं। चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, आघात वर्धनीय तन्य होती हैं, ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं, टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे मंदिर का घंटा आप बजाओगे उसको तो उसमें ध्वनि आती है। इसका स्क्रीनशॉट मार दो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। दही लिखा है यहाँ पे, दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों? काफी अच्छा प्रश्न है कि जो पीतल के बर्तन होते हैं, जैसे पीतल का लोटा हो गया, पीतल का गिलास हो गया, उसके अंदर दही को नहीं रखना चाहिए, कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो पीतल होता है ना अपना, जो पीतल होता है, पीतल बहुत ही खतरनाक चीज है। पीतल वैसे अम्लों के लिए खतरनाक है, क्योंकि पीतल के अंदर 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, कापर और जिंक। ठीक है, पीतल जो होता है उसके अंदर 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, तांबा और जिंक। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। पीतल की ट्रिक बना लो पिताजी। मैंने आपको 2 साल पहले ये ट्रिक बताई हुई थी, जब और भी बच्चे पढ़ते थे, तो वहां पे मैंने बताई थी कि जो पी होता है यानी पीतल, पीतल में ता मतलब तांबा, तांबा को ही कापर कहते हैं, तो ये हो गया तांबा। और जी मतलब जिंक, यानी जो पीतल होता है वो 2 प्रकार की धातुओं से मिलकर बना रहता है, तांबा और जिंक। तो पिताजी बोल सकते हो पीतल की ट्रिक के लिए कि कापर और जिंक। और कापर और जिंक दोनों अगर अम्ल के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? जहरीला पदार्थ बनता है, जहरीले पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो यही लिखोगे कि हम जानते हैं कि दही और अन्य खट्टे पदार्थ क्या है? अम्ल है। और अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, आपको पता है। और वो लवण कैसे हो सकते हैं? जहरीले भी हो सकते हैं। तो यानी इन्हें पीतल के बर्तनों में रखते हैं, तो पीतल के बर्तन में उपस्थित धातुएं जिंक और कापर अम्ल के संपर्क में आ जाती है। कौन कौन सी धातुएं? ये देखो लिखा है ना, जिंक और कापर, जो मैंने बताई। ये किसके संपर्क में आ जाती है? अम्ल के संपर्क में। और अम्ल के संपर्क में आते ही विषाक्त, ये लिखा है विषाक्त, विषाक्त लवण बनते हैं। विषाक्त मतलब विष भरे, जहरीले। तो विषाक्त लवण बनते हैं जो कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। अतः दही और अन्य खट्टे, क्वेश्चन का हिस्सा जोड़ देना, फिर स्क्रीनशॉट मार दो, मैं साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से इसको लिख लेना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है किड वन क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी। तो किड वन में एक तो ये चीज आपको लिखना है और एक ये और ये। किड वन के अंदर होता क्या है, एंजाइम होते हैं, जैसे कि जाइमेज, इन्वर्टेज, ये एंजाइम होते हैं। अब उससे क्या होता है, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो एंजाइम की उपस्थिति में एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में बनते हैं। यानी कठिन, जटिल मतलब क्या होता है, कठिन। तो कठिन जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे प्रोटीन एक बहुत बड़ा और सघन और बहुलक है किसका, एमिनो एसिड का। तो हम कह सकते हैं कि ये जटिल कार्बनिक यौगिक धीरे धीरे सरल नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटने लगते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, किड वन कहते हैं। अपनी भाषा में बोले तो सड़ने की जो कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे कि किड वन कहाँ होता है, शीघ्र सिरका विधि में आपने पढ़ा होगा कि किड वन होता है, नहीं तो आगे जाके पढ़ोगे। शराब बनाते हैं जब, जो वाइन बनती है उसमें भी किड वन की प्रक्रिया होती है। किसी भी चीज को ज्यादा सड़ा देते हैं, जैसे फलों को सड़ा के शराब बनाई जाती है, तो वहां पे भी क्या होता है, किड वन होता है। तो अलग अलग एंजाइम होते हैं जरूरत के हिसाब से। अगला क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टिव और मोस्ट आईएमपी है कि विद्युत धारा जब हम उपयोग करते हैं घरों के अंदर तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वो सावधानियां कौन कौन सी है, ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए मोस्ट आईएमपी है। तो कौन कौन सी देखो भाई साहब सावधानियां हैं। जैसे आग लग जाए, आग लगने या किसी अन्य दुर्घटना के समय परिपथ का स्विच जो होता है, यानी जो बटन होता है, वो तुरंत कैसा कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये तो हम करते ही हैं, जैसे कहीं फ्यूज उड़ गया या कहीं दो वायर आपस में टकरा गए या आग उत्पन्न होने लगी, तो हमने जल्दी से गए और हमने मेन बटन बंद कर दिया। अगला है कि परिपथ में अतिभारण, वही है जो मैंने बताया लघुपातन। अतिभारण मतलब क्या होता है, जब लोड आ जाता है। अतिभारण यानी भरण की क्षमता जो ज्यादा हो जाए, ज्यादा लोड होता है तो आग लग जाती है। जैसे अभी एक बार हुआ था कि एसी मैंने लगा ली थी रूम में, लेकिन जो वायर था वो कमजोर था, तो जैसे ही एसी को ऑन किया तो वो पूरा वायर जल गया। तो एल्यूमिनियम वायर वो लोड नहीं ले पाया, तो अतिभारण से वो तार ही जल गया। उसी तरीके से लघुपतन, जो सर्किट के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो वो से बचने के लिए उपयुक्त क्षमता का फ्यूज प्रयोग करना चाहिए। देखो आ गई बात क्षमता, जैसे एल्यूमिनियम की क्षमता थोड़ी कम होती है, कॉपर की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए। विद्युत उपकरणों के उपयोग में सदैव भू संपर्क तार का प्रयोग में लाना चाहिए, यानी कि अर्थिंग करनी चाहिए। भू संपर्क तार का मतलब होता है अर्थिंग हमारे घर की होनी चाहिए, ताकि सारा करंट अर्थ में चला जाए, कोई बैक करंट ना घले। अगला है प्रयोग में लाते समय धातु से बने विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए, यानी कि जो डायरेक्ट धातु का बना है उसको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि धातुएं विद्युत की क्या सी होती हैं, सुचालक होती हैं, तो करंट लग सकता है। अगला है कि परिपथ में फ्यूज और स्विच को सदैव गर्म तार में लगाना चाहिए। विद्युतमय फ्यूज एवं स्विच को सदैव गर्म तार या विद्युतमय में लगाना चाहिए, ठीक है। अच्छे किस्म की विद्युत युक्तियों को उपयोग में लाना चाहिए, ऐसा ना हो कि सस्ते लेके आ जाओ आप, ठीक है, थोड़े से अच्छे वाले लेके आना है। अगला है संयोजन तारों के जोड़ों को विद्युत रोधी टेप से ढक देना चाहिए। आपने देखा होगा मिस्त्री लोग क्या करते हैं, वायर को जब जोड़ते हैं तो टेप से उसमें टेपिंग कर देते हैं, ताकि कोई उसको छुए ना, छुए तो करंट ना लगे। अगला है विद्युत परिपथ में लगे स्विच ऑन ऑफ करते समय हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए। बिल्कुल हमारे हाथ, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी का वाहक होता है, सुचालक होता है, पानी से करंट जो है फ्लो हो सकता है, क्योंकि पानी के अंदर कई सारे खनिज लवण होते हैं जिससे करंट बह जाती है, कभी कभी आयन होते हैं। तो गीले हाथ से बटन बंद चालू नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। अगला है घरेलू विद्युत उपकरणों का प्रयोग, रबर या प्लास्टिक की चप्पल पहन लेनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये सब आप कर सकते हो। उच्च शक्ति के उपकरणों, आगे क्या लिखा है, उच्च शक्ति के उपकरणों के लिए 15 एम्पियर की विद्युत धारा प्लग सॉकेट में एवं स्विच का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये 10 सावधानियां हैं जो आपको अच्छे से कर लेनी है। क्या आप इस चीज को कर लोगे, बताओ। तो मैं साइड में हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट मार दो जल्दी से, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण और पर परागण में अंतर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। स्वपरागण, परागण क्या होता है, परागण को हम इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं।
पॉलिनेशन क्या है, जैसे आपने फूल देखा होगा, पहले इसको सिंपल समझ लो, जैसे फूल आपने देखा होगा तो फूल के अंदर पराग कण होते हैं। अब फूल दो प्रकार से होता है, एक नर होता है फूल और एक मादा होता है। मादा से फल बनता है, नर से फल नहीं बनता। कभी भी एक बात को याद रखना, जैसे लौकी आपने लगाई, अब लौकी में फूल आएंगे, लौकी में हर बेल में क्या आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे। तो किसी बेल में नर फूल होंगे, किसी बेल में मादा होंगे, या नर मादा मिक्स भी हो सकते हैं। तो जो नर वाला फूल होता है उसके पराग कण जो होते हैं वो मधुमक्खियां उस पे बैठती हैं और उससे उठ के दूसरे फूल पे बैठती हैं, तो उनके पैरों में वो पराग कण लग जाते हैं और वो मादा के वाले फूल पे बैठ गई तो मादा के उसमें फूल में चली गई, तो इससे वो फल अच्छे से बन जाता है। ये बोल इस प्रकार इसको परागण कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब खुद में ही, अपने ही अंदर, और पर मतलब दूसरे में परागण होना। देखो अब कैसे होता है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर ही परागण हो रहा है तो एक ही पुष्प को दो प्रकार के लिंगों का होना जरूरी होगा, द्विलिंगी होना। अब दूसरे में होगा तो खुद अगर नर है तो दूसरा मादा चल जाएगा, लेकिन इसमें लिखा है कि पुष्प का एक लिंगी होना जरूरी नहीं, जरूरी, ठीक है, द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है, सभी हम लिख सकते थे। नर तथा मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है, यानी नर और मादा दोनों एक साथ मैच्योर होना चाहिए, उनका समय आ चुका होना चाहिए, दोनों एक साथ विकसित हो और एक अच्छे से टाइम पे परागण, तो ये उसकी शर्त होती है। इसमें लिखा है प्राय नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, क्योंकि ये दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं या दूसरी चीज पे जा रहे हैं, तो पर यानी कि दूसरा। इसके पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मकर हिंदी होते हैं, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही पुष्प में होना है तो वो तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए। वायु परागण वाले पुष्पों को छोड़कर सभी पुष्प आकर्षक, सुगंधित और मकरंद होते हैं। तो ज्यादातर पर परागण पुष्पों के अंदर होता है, ठीक है। इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता यहाँ पे हम कहते हैं नहीं पड़ती, क्योंकि खुद में ही सब कुछ है। तो ये 100 वाली जो चीज है ये खुद में ही अपने आप में कंप्लीट है, तो ऐसी बातें आएंगी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए वायु, कीट इत्यादि, वायु हो गया, वायु से भी परागकण इधर से उधर जाते हैं, कीट के माध्यम से जैसे मधुमक्खी मैंने बताया, कोई और भवरा हो गया, इस तरीके की चीजें। तो ये आप आराम से याद कर सकते हो। तो आई होप कि आप इसको कर लोगे। मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धमनी और सिरा में अंतर। काफी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको भी आज जल्दी जल्दी से याद कर लेंगे कि धमनी जो होती है, धमनी क्या होती है, धमनी के अंदर से क्या होता है, रक्त बहते हैं और ये थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी मांसल होती है। तो इसमें क्या लिखा है कि इसकी दीवारें देखो मोटी होती हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी, मांसल तथा इलास्टिक यानी लचीली होती हैं, ऐसी मुड़ सकती हैं। लचीली मतलब क्या होता है, घूम सकती हैं, मुड़ सकती हैं। इसकी दीवारें पतली होती हैं, सिरा है क्योंकि ये, और बिना लचक वाली होती है, यानी इनमें कोई लचक नहीं होती, पतली होती हैं लेकिन टूट सकती है, लचक नहीं होती कोई भी। इनमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है। ल्यूमेन नाम की जो चीज है वो कैसी होती है, संकीर्ण होती है। इसमें ल्यूमेन कैसा होता है, चौड़ा होता है। मतलब इसमें जो जहां से रक्त बहना है वो भाग कैसा होता है, सकरा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कैसा होता है, चौड़ा होता है। या हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर में करती है, यानी जो अपना हार्ट होता है ना, वहां से रक्त को लेकर संपूर्ण शरीर में रक्त पंप कर देती है और उसका माध्यम धमनी होता है। यह संपूर्ण शरीर में रक्त से लेकर हृदय को एकत्रित करती है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, एक रक्त को शरीर में भेजती है और एक क्या करती है, सारे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके हृदय को भेजती है। तो ये तो याद हो जाएगा। इसमें कपाट बाल्ब नहीं पाए जाते, इसमें कपाट या बाल्ब पाए जाते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट मार दो इसका जल्दी से और इसको याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव नेत्र का चित्र। तो ये मानव नेत्र है, ये पुतली है, ये इस तरीके से, और जैसे मैं खड़ा हूं इसी तरीके की पोजीशन में ये बनी है, आंख बाहर की तरफ देख रही है, यहां से हम देखते हैं, और ये मस्तिष्क के अंदर इस तरीके से पूरा भाग सेट होता है। इसे दृष्टिपटल, ये पश्चगामी पेशियां हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि पूरा चित्र अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। मानव नेत्र बनाने के लिए आपको आएगा बोर्ड परीक्षा में, अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसका मात्रक भी आपको बोला गया है। तो विद्युत विभव क्या है, अब इसको समझने के लिए आपको एक आवेश समझना होगा। जैसे मान लो कि ये आवेश है, ये कोई स्थिर आवेश है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो प्लस है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनता है और यहाँ पे कोई एकांक आवेश है।
तो एकांक आवेश यहाँ पे है तो इसको बोलते हैं अनंत है, और अनंत से अगर इसको विद्युत क्षेत्र में लेकर आए हम तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। हम सिंपल बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को, ये क्या है, एकांक आवेश है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वही क्या है, विभव है, और यही यहाँ पे लिखा है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा याद कर सकते हो। और एक चीज और है कि इसका जो मात्रक है वो वोल्ट होता है, याद रखना, विद्युत विभव को वोल्ट में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं और परिनालिका किसे कहते हैं। दो क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट है इस साल के लिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे मान लो कि ये चुंबक रखी हुई है NS, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है इस तरीके के, इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये चित्र भी आप चाहो तो बना सकते हो। परिनालिका क्या है, वो थोड़ा सा अलग होता है कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि एक खोल होता है, ये देखो ये पाइप अंदर से खोखला, और इसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है और इसका संपर्क एक बैटरी से कर देते हैं। तो क्या होता है, बैटरी में हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसे परिनालिका कहते हैं। ये जो सेटअप है ये परिनालिका है। तो देखो, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की, विद्युत रोधी तांबे के तार की, विद्युत रोधी नहीं है यहाँ पे, विद्युत बहाने वाली, हम लिख सुचालक तार, ठीक है, सुचालक बोल सकते हो, हाँ, लिपटे विद्युत रोधी पर इस तरीके से तांबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी पर, ऐसे लिख देना, तांबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। ये बनी भी है साइड में, तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। काफी इंटरेस्टिंग आईएमपी क्वेश्चन है। समजात अंग क्या होते हैं, प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण से समझ में आ जाएगा, जैसे मनुष्य के हाथ, चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख, ये कैसे होते हैं, जन्म से ही होते हैं, उत्पत्ति के समय। मगर, छिपकली एवं घोड़े के अग्रपाद आदि समजात अंग है। मगर यानी कि जो मगरमच्छ होता है उसमें छिपकली और घोड़े के अग्रपाद आदि यानी आगे के जो पैर होते हैं वो आदि कैसे होते हैं, समजात अंग है। जैसे किसी के आगे के पैर पंख में बदल गए, किसी के आगे के पैर आज भी हैं तो वो पैर है, किसी के हाथ बन गए, जैसे अपने आगे के पैर हाथ बन चुके हैं तो लिखा है ना मनुष्य के हाथ, तो इस तरीके से समजात अंग कहलाते हैं। समवृत्ति अंग, प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि उदाहरण चमगादड़, पक्षी एवं कीटों के पंख आदि, लेकिन कार्य में समान होते हैं। पंख का काम क्या है, उड़ना है, लेकिन उनकी आकृतियां अलग अलग है। जैसे चमगादड़ के पंख अलग साइज में होते हैं, पक्षी के अलग होते हैं, कीटों के पंख थोड़ी अलग प्रकार के हैं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिकता क्या होती है भाई साहब, अनुवांशिकता जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण करना अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कि आपके दादाजी के पास जो भी लक्षण होंगे वो आपके पिताजी में आए और आपके पिताजी से वो आप में आ गए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लक्षण जो होते, कभी कभी नाना नानी के लक्षण भी आ जाते हैं, तो इसे, इस गुण को अनुवांशिकता कहते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इस साल आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, तो सीधा हल ही है इसमें, लेकिन मैं समझा देता हूं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो f बराबर -15 क्यों आ गया, क्योंकि अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में माइनस में होती है फोकस दूरी और उत्तल में प्लस में होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो देखो एक बात याद रखना कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी होती है और वस्तु की दूरी यू होती है, यानी बिंब यानी क्या होता है, वस्तु। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी भी का मान कितना होगा, 10। और माइनस क्यों है, क्योंकि सब चीजें माइनस में आएंगी क्योंकि अवतल लेंस है। तो बस ये है, अब सूत्र लगा देना है। किसका सूत्र लगाना है, ये लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप पे बनती होगी, आप इसको भी देख के थोड़ा बहुत हिंट लेके कर सकते हो। तो सवाल एक नॉर्मल सा आप कर लेना,
ये देखो f का मान है, ये देखो v का मान है, तो 1/u का मान निकल आएगा -30। मिला लेना अपना आंसर, ठीक है। कर लोगे तो ये न्यूमेरिकल पे नजर रखना, बार बार इसको रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था अभी अभी। क्या बताया है कि जैसे कोई चुंबक होती है NS, तो इसके चारों ओर इस तरीके की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इनके क्या गुण होते हैं? इनका पहला गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होती हैं। ये वक्र ही तो है, ये कर्व ही तो है, बंद है, यानी कि ये पूरा क्लोज्ड होता है यहां से, ठीक है। आगे क्या होता है, क्योंकि ये चुंबक के अंदर भी इस तरीके से पूरा बंद वक्र होता है, तो ये वक्र मतलब ये कहलाता है लाइन और ये कहलाता है वक्र। जो घुमावदार हो उसे वक्र कहते हैं, ध्यान रखना। तो क्या होती है कि चिकने बंद वक्र होते हैं, यानी कि इस तरीके से घूमते हुए सीधे मुड़ जाते हैं। आगे है जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, आपस में ये टकराएंगी नहीं कभी भी रेखाएं, यानी एक रेखा ऐसे चल रही है तो दूसरी रेखा ऐसे टकराएगी नहीं, बल्कि एक रेखा ऐसे चल रही तो दूसरी रेखा उसके ऊपर से जाएगी, तीसरी रेखा उसके ऊपर, यानी समांतर बनी रहेगी एक दूसरे की। क्योंकि टकरा जाएंगी तो फिर यहाँ पे चुंबकीय बल की 2 दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो असंभव है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, यानी N से निकलती हैं और S पे जाती हैं। N मतलब नॉर्थ पोल और S मतलब साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकलती हैं। लिखा है ना कि ये रेखाएं बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, यानी उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर जाती हैं। अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं पास पास होती हैं, यानी कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, जहां पे ज्यादा तेज होगा, वहां पे समझ लो कि रेखाएं भी उतनी घनी होगी, सघन होगी। घनी मतलब सघन होगी। तो आप देखो कि यहाँ पे रेखाएं सघन है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ज्यादा है। तो ये आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, मैं ये सब साफ कर देता हूं, फिर ले लेना साफ शुद्ध स्क्रीनशॉट। ये देख लो, ठीक है, पढ़ने के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सीधी सी बात है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें अलग अलग घनत्व की वायु है, जिसके कारण हमारे पास आने वाली प्रकाश किरणों की संख्या लगातार बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल वे में लिखा है कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। सही बात है, बहुत दूर है। अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरना होता है, यानी वायुमंडल मतलब जैसे पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी में एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके की वायु की अलग अलग लेयर है। उससे क्या होता है, यहाँ पे वायु थोड़ी सघन है, घनी घनी है, यहाँ थोड़ा कम सघन है, यहाँ और कम सघन, यहाँ और विरल होती जा रही। तो अलग अलग लेयर बन जाती है इसी डेंसिटी के आधार पे। इन परतों का घनत्व बदलते रहने से इनकी सघनता भी कैसी होती है, बदलती रहती है। जो ज्यादा घनत्व वाली वायु होगी वो ज्यादा घनी होगी। इसलिए लिखा है किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। कोई लाइट इधर इधर से ऐसे ऐसे आएगी तो हमारे आंखों में आने वाली प्रकाश किरणों की संख्या भी बदलेगी और साथ में डायरेक्शन भी बदलेगी, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। अतः परतों के बदलने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए तारे हमारे कैसे होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। स्क्रीनशॉट मार दो इसका जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप यानी कि रक्त जैसा लाल क्यों दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है, आपने सुबह सुबह अगर आप उठे हो तो आपने देखा होगा कि जब सूरज का उदय होता है तो सूरज का साइज भी एकदम बड़ा दिखता है और लाल कलर का दिखता है, सुर्ख लाल, केसरिया टाइप में। तो वो हमें क्यों दिखता है, तो वो इसलिए दिखता है कि सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल की वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। बहुत ज्यादा मोटी मोटी परतें होती हैं, इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना। अब देखो प्रकाश बना है 7 रंगों से। प्रकाश कितने रंगों से बना है, 7 रंगों से। अब जब प्रकाश फैलता है तो उसके कई कलर फैल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लाल रंग की प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे दूर तक जाती है, ठीक है।
तो जो लाल रंग होता है वो दूर तक फैलता है, इसलिए लाल हमें पहले दिखाई देता है, इसलिए सूरज भी हमें लाल दिखाई देता है, यही इसमें लिखा है। विकिरण मतलब फैलता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का विकिरण नहीं हो पाता। लाल रंग क्यों नहीं फैल पाता? क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, इसलिए हमारी आंखों में लाल रंग के प्रकाश की किरणें पहुंच पाती है। ठीक है, लाल रंग नहीं फैलता, याद रखना। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो क्या आंसर निकला? आपको ये आंसर लिखना है कि जब सूर्योदय होता है तो उसे वायुमंडल, सूर्य का जो प्रकाश होता है वायुमंडल की मोटी परतों से पृथ्वी तक आना होता है, तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी सूर्य प्रकाश फैलता है, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए प्रकीर्णन नहीं हो पाता और सीधा आंखों में आता है, इसलिए लाल रंग हमें दिखाई देता है, सूरज भी लाल दिखाई देता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? वही है जो सर्किट में लगा देते हैं, चीनी मिट्टी का आता है, इस तरीके से लगा दो। यहाँ पे चित्र भी बना है, अगर आप देख पा रहे होंगे फ्यूज का, विद्युत फ्यूज आपने देखा होगा सर्किट के अंदर इस तरीके से लगा देते हैं, चीनी मिट्टी का रहता है, सफेद कलर का। विद्युत फ्यूज वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकता सीमा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, विद्युत फ्यूज क्या होता है कि अगर उससे तेज धारा आएगी तो वो फ्यूज ही उड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें करंट नहीं लगेगा, तुम्हारे घर के जितने भी उपकरण हैं वो सुरक्षित बने रहेंगे। उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक की मिश्र धातु का एक छोटा सा तार होता है। मतलब विद्युत फ्यूज में दो गुण होते हैं, उच्च प्रतिरोध, ये लिख के आना पेपर में, और कम गलनांक वाली चीजों से बना होता है। जो पोर्सिलेन होल्डर के दोनों टर्मिनलों T1 T2 यहाँ पे होते हैं, T1 और T2, T1 T2 के बीच कसा रहता है, और ये देखो ये T1 T2 के बीच में यहाँ पे कसा रहता है इस तरीके से। और केसिंग, इस होल्डर को पोर्सिलेन केसिंग में लगा देते हैं। पोर्सिलेन केसिंग जो मेन बोर्ड होता है, परिपथ में गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। तो इस तरीके से विद्युत फ्यूज को हम परिभाषित कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसे अच्छे से पढ़ लेना, चित्र के द्वारा मैंने समझा ही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। खाद्य श्रृंखला क्या है कि देखो, सूरज से मिली एनर्जी को पहले पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो पौधों में वो एनर्जी आ जाती है। फिर वो एनर्जी, पौधों की एनर्जी, हिरण पौधों को खा लेता है या चर लेता है, तो इस हिरण के अंदर वो एनर्जी आ जाती है। यानी पहले जो सूर्य के पास एनर्जी थी वो पौधे के अंदर चली गई, अब वही हिरण के अंदर चली गई। शेर ने हिरण को खाया, तो अब वो एनर्जी शेर के पास आ गई। यानी कि सूर्य की जो एनर्जी है शेर तक पहुंचने के लिए ये श्रृंखला का यूज हुआ है, इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। समझ गए कि सूर्य से भोजन बनाया पेड़ों ने, पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, तो ये स्वयं पोषी होते हैं। लेकिन ये जो है ये खुद भोजन नहीं बना सकता, बल्कि ये पेड़ पौधों को चरेगा। तो इसने पेड़ पौधों को चरा तो इसके पास एनर्जी आई, भोजन आया। इसको शेर ने खा लिया तो ये भोजन इसके पास पहुंच गया, या इसकी एनर्जी इसके पास पहुंची। तो चित्र आप बना सकते हो, थोड़ा बहुत चित्र में भी स्मार्ट बनो ताकि चित्र भी बना पाओ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन तो आप मन से भी लिख सकते हो इसका आंसर, क्योंकि पर्यावरण के बारे में हम आसानी से लिख लेते हैं, पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं? जल का संरक्षण करके, क्योंकि जल भी हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जल को प्रदूषण से बचाएंगे, उसके अति व्यय यानी ज्यादातर उसका फालतू का जो खर्च होता है जल का, उसे रोक करके हम बचा सकते हैं। उसका उपयुक्त तरीके से संग्रहण यानी एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। संग्रहण मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। इन सभी क्रियाकलापों से जल का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा मृदा संरक्षण कैसे हो सकता है? इसके संरक्षण के लिए खेतों में मेड़ बनाई जा सकती है ताकि मिट्टी एक उधर से दूसरी उधर ना जाए। जैविक खाद का प्रयोग करना, जो आजकल कीटनाशी आते हैं उनकी जगह पे जो गोबर से बनी हुई खाद है, वर्मी कंपोस्टिंग है, जो गोबर की खाद होती है उसका यूज किया जाए। जो जैविक खाद होती है जो जीवों ने बनाई हुई, जैसे केंचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग बनाया जाता है। वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगा के भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। वन संरक्षण, वन के संरक्षण के लिए भी वनों का रखरखाव ठीक तरीके से करना। वृक्षारोपण, शरीर उद्यान एवं अभ्यारण्य की स्थापना करना आदि। खनिज की बात करें तो खनिज जो हमारे होते हैं संरक्षण, इनका भी मितव्ययिता के साथ सीमित प्रयोग करें। जितने भी हमारे पास खनिज हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, ये जो खनिज है इनका हम सही तरीके से यूज करें,
तो भी हम इसका पर्यावरण को बचा सकते हैं। ऊर्जा, इसके संरक्षण के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को आधिकारिक तौर पे अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उनके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, मितव्ययिता करनी चाहिए। तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण पे हम प्रकाश डाल सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसको आप अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और ज्यादातर आप इन बाकी चीजों पे भी ध्यान दीजिए जो मैंने बताई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल यानी कि पूरी पृथ्वी का, वार्मिंग यानी वर्म यानी गर्म होना, पृथ्वी जो गर्म हो रही है उसके बारे में लिखना है। तो मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में। ये गैसें कंबल का कार्य करती। कंबल मतलब क्या होता है कि ये गैसें, जैसे ये पृथ्वी है मान लो, तो ये गैसें क्या होती है, पृथ्वी से उठती हैं और पृथ्वी के चारों ओर ही इस तरीके से पृथ्वी को ढक लेती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के जो ऊष्मीय विकिरण है वो इस तरीके से बाहर नहीं जा पाते, तो ये पृथ्वी को ही गर्म करने लगते हैं। जैसे कार के अंदर हम बैठते हैं तो कार के अंदर जो गर्मी लगती है ना, ठीक वैसे ही आप समझ लीजिए। तो तथा ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को जो पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी के ऊष्मा को अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। देखो आ गई ना वही बात, ये जो किरणें है ना कंबल का कार्य करती है कि सूर्य से विकिरण आ तो रहा है लेकिन वापस नहीं जा पा रहा, तो पृथ्वी इससे क्या हो रही, गर्म हो गई। तो ध्यान रखना कि जो ग्रीन हाउस गैसों में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक गोला बना लेती है, जिससे हमारे जो ऊष्मीय विकिरण है जो सूर्य से आ रहे हैं वो बाहर नहीं जा पाते पृथ्वी से, और इसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म होने लगती है। ज्यों-ज्यों ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, होती जा रही है, तो त्यों-त्यों पृथ्वी पर ऊष्मा की मात्रा भी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है, यानी पृथ्वी गर्म हो रही। इससे वैश्विक ताप में भी वृद्धि होती जा रही है और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो रही है। इससे पृथ्वी की सामान्य ताप पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसको स्क्रीनशॉट मार दो। ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपको 4-5 लाइनें लिख के आनी है, तो आप इसको जल्दी से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसी सूत्र से कि जब आवेश समय के साथ किसी चालक तार में दौड़ता है या बहता है। जैसे मान लो ये आवेश एक चालक तार में बह रहा है, क्या बह रहा है, आवेश यानी Q, टी समय तक बहता है तो धारा बनती है I। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है। आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटे समय को कह रहे हैं की दर, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इतनी ही डेफिनेशन, बाकी और एक्स्ट्रा में लिखा कि दूसरे शब्दों में एकांक समय में, यानी कि समय को एक कर देंगे तो ये तो हट जाएगा, तो आवेश ही क्या है, विद्युत धारा। एकांक समय में चालक में प्रवाहित जो आवेश है, आवेश की जो मात्रा है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा हम कहते हैं। बहुत आसान है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या लिखोगे, एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे V समानुपाती I, ओम का नियम है, तो V बराबर समानुपाती हटेगा तो बराबर और एक नियतांक आएगा R और इंटू I हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, V बटे I बराबर R, तो R जो है एक प्रतिरोध है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम का चिन्ह ये होता है। अब इन्होंने कहा है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो R बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA अपॉन L। चालक की लंबाई यानी R समानुपाती L होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी R समानुपाती A होता है। आप ट्रिक बना लीजिए कि R L के समानुपाती होता है, यानी लंबाई के समानुपाती, और क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी L पे निर्भर करता है, A पे निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पे यानी रो पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो चूंकि मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं पहले भी बताना चाह रहा था कि रो बराबर होता है RA अपॉन L।
तो यहां से r का जो मान है वो निकाल सकते हो L/A, तो r बराबर हो सकता है ρL/A, ये हो सकता है। तो जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और चालक की पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती। जो सामने सामने लिखा है वो समानुपाती है, यानी लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा। पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अगर अधिक है तो प्रतिरोध भी अधिक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आहार जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है। दो अंतर तो हमें बताना है, तो आहार जाल और खाद्य जाल या आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर हमें बताना है। तो ये आपको अंतर आपके सामने है, हम यहाँ को पढ़ेंगे। तो आहार जाल जो होती है अनेक आहार श्रृंखलाओं का कम संकलन है जो आपस में गुथी होती है, यानी कि ये जाल ही है एक प्रकार का। इस प्रकार यदि आप यहाँ पढ़ो तो आहार श्रृंखला जीवों की श्रृंखला होती है जो अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती, जो मैंने पहले बताई अभी चित्र के माध्यम से, जिसमें सूरज बना था, पेड़ पौधे बने थे, हिरण बना था, शेर बना था। उच्चतर पोषी स्तर के सदस्य अपने नीचे के पोषी स्तर की किसी अन्य श्रृंखला के सदस्य जीव द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उच्चतर पोषी स्तर के जीव अपने से निम्न पोषी स्तर के किसी विशेष सदस्य जीव से पोषण, जैसे शेर हिरण से करता है, तो उसी तरीके का है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से और अच्छे से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है और उसके नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन लिखिए, अपवर्तन को दर्शाने वाला एक प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के नियम ये है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन यहाँ पे दिया नहीं गया है लेकिन मैं बता देता हूं कि जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब के पास या दूर हटती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। आप लिख लेना मैंने जो बोला है, आप वीडियो को रिवर्स करके लिख सकते हैं कि जब एक कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वह अविलंब से दूर हटती है या पास आती है, और इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम क्या है कि जो आपतित किरण होती है यानी जो आने वाली किरण होती है, अपवर्तित किरण यानी कि जो यहाँ से इस तरीके से आई है नीचे अविलंब से पास आ गई है ये वाली, तो इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। दोनों माध्यकों को पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं, यानी ये वाली किरण और ये वाला, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तो वो सही बात है, एक ही तल में होंगे ये। आगे है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर रहता है। आपतन कोण क्या है, आई, और उसकी ज्या क्या होती है, साइन। तो आपतन कोण की ज्या, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, और साइन क्या है, ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है, और इसी स्थिरांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यही भाषा यहाँ पे लिखी है, तो चाहे आप समझ लो चाहे आप याद कर लो, एक ही बात है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कचरे के प्रबंधन की तकनीक पर प्रकाश डालिए। कचरे के प्रबंधन की तकनीक क्या होती है। तो कचरे का वर्गीकरण एवं विघटनीय, अविघटनीय, ज्वलनशील यानी जिसको जलाया जा सके, और अज्वलनशील यानी जिसको जलाया ना जा सके, इत्यादि के रूप में हम कचरे का जो वर्गीकरण है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब एक कचरा आपके पास है तो उसमें आप दो प्रकार की कैटेगरी बनाएंगे, एक जिसको जलाया जा सकता है और जिसको नहीं जलाया जा सकता और भी यूज किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। स्थान स्थान पर कूड़ेदान रखवाना, यानी कि अलग अलग जगह पर कूड़ेदान रखवा दो ताकि लोग गंदगी ना करें, जो भी कचरा है उसी में डालें। अगला है अपशिष्ट को डंपिंग स्थल तक पहुंचाने की उत्तम व्यवस्था, यानी जो कूड़ादान के अंदर कचरा है उसको भी आप फिर बड़े बड़े ट्रक के माध्यम से कहीं पे डंप किया जाए, कहीं पे इकट्ठा किया जाए, फिर उसमें आग लगा दी जाए, या फिर उसको गड्ढे के अंदर दबा दिया जाए, या फिर उसका रीयूज कर दिया जाए, क्योंकि कचड़े में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। उसके बाद ठोस जैविक अपशिष्ट को वर्मी कंपोस्टिंग विधि द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाए, यानी कुछ ऐसा अपशिष्ट भी होता है जो जैविक होता है, जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह, गोबर हो गया, तो इसको क्या करेंगे, जैविक खाद में यूज किया जा सकता है। और अनुपयोगी अजैविक अपशिष्ट को पुनः चक्रण द्वारा उपयोगी पदार्थों में बदलना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणधर्म लिखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आयनिक यौगिक होते क्या है।
आयनिक यौगिक होते हैं जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं, जैसे NaCl, CS सीजियम क्लोराइड, CsCl, KCl, ये क्या है? आयनिक यौगिक है। तो इसमें आयनिक यौगिकों में Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। दूसरी बात, जब ये बॉन्ड टूटता है तो Na प्लस और Cl माइनस, ये दो प्रकार के आयन बनते हैं। यानी कि ये जो बंध है ये बहुत मजबूत होने के कारण ये जो यौगिक होते हैं बहुत ही ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं। तो देखो, पहला है ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। जैसे नमक का टुकड़ा, आपने खड़ा नमक देखा होगा, तो जो नमक का टुकड़ा होता है वो क्या है? एक आयनिक यौगिक ही तो है। वो ठोस है, कठोर है और भंगुर का मतलब होता है कि जब उसको तुम हथौड़े से पीटोगे तो वो एकदम बिखर जाएगा, टूट जाएगा। जबकि धातुओं में क्या होता है कि जैसे हथौड़े से पीटते हैं तो वो फैलती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो ठोस है वो कठोर भी है और ठोस भी है, लेकिन पीटेंगे तो पूरा बिखर जाएगा, जैसे ईंट बिखर जाती है। ठीक है। इसके गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे, बिल्कुल, क्योंकि बॉन्ड जो है इनके बीच का बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक भी कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी नमक का टुकड़ा क्या हो जाएगा? जल में घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? बिल्कुल। लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन वगैरह में या एल्कोहल में नहीं घुलेगा, क्योंकि वो कार्बनिक विलायक है। जैसे C6H6, ये क्या कहलाता है? बेंजीन। ये कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए कार्बनिक विलायक है, तो इसमें नमक का टुकड़ा नहीं घुलेगा। अगला है, ये पिघली अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये पिघलते हैं तो ये दो प्रकार के आयन देते हैं, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो प्लस माइनस आयन क्या होते हैं? विद्युत बनाते हैं, क्योंकि ये जब गति करेंगे तो करंट बहेगी, तो विद्युत का क्या करवा देते हैं? चालन करवा देते हैं। तो इस तरीके से है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो क्या है? वायु में उपस्थित धुआं एवं धूल के कणों के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग वायुमंडल में बिखर या छिटक जाते हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। मतलब प्रकाश का जो फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसके अलावा वायु में जब प्रकाश फैलता है तो धुआं और धूल के कण के कारण प्रकाश विभिन्न रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं। मतलब प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश आता है वो क्या करता है कि इन धुआं और धूल के कण से टकराकर पूरी तरीके से फैल जाता है। तो आपने देखा होगा कि वायुमंडल नीला कलर का हमें दिखाई देता है। तो जिस तरीके से स्वच्छ आकाश का नीला प्रतीत होने की जो परिघटना है, उसमें हम लिखते हैं कि वायु में उपस्थित धूल के अणु के कण बैगनी एवं नीले प्रकाश की तीव्रता के प्रकीर्णन कर देते हैं, और प्रकीर्णित नीला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में पड़ता है तो वह आकाश की ओर से आता प्रतीत होता है। इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो आकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है कि जनन क्यों आवश्यक है? तो जनन के कारण ही जीवन की निरंतरता बनी रहती है। पहला पॉइंट है कि जीवन की निरंतरता किससे बनी है? जनन के कारण ही तो बनी है। जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को ही जन्म देगा, भालू है तो भालू को ही जन्म देगा, बंदर है तो बंदर को ही जन्म देगा। इस कारण उस स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ती है। जैसे मनुष्य जब जनन करते हैं तो मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती है, बंदर जब जनन करते हैं, जनन मतलब होता है एक प्रकार से हम बोले तो जब वो आपस में मिलते हैं, संभोग करते हैं, तो उसको जनन कहते हैं। तो जनसंख्या उससे क्या होती है? बढ़ती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। भिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन द्वारा ही संभव है। जनन का विकास में भी योगदान होता है, क्योंकि कोई भी जो लुप्त होने की कगार पे जो पीढ़ी रहती है या जो कोई वंश रहता है तो उसके लिए जनन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि का संरक्षण कर सकता है और उसके स्थायित्व में सहायक होता है। यानी जनन के द्वारा ही वो जो स्पीशीज है, वो जो प्राणी है वो बना रहता है, नहीं तो वो लुप्त हो जाएगा। उक्त कारणों के कारण ही जनन क्या होता है? आवश्यक होता है। यानी कि प्रजनन करना, जनन करना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर क्या है? यह विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक विद्युत उपकरण है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? एक विद्युत उपकरण है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का एक उपकरण है। उसमें क्या होता है, किस पे आधारित है? तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको लिख देना है कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्या करता है?
जब इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है तो यह परिपथ में धारा का मापन करता है। यानी गैल्वेनोमीटर किस से संबंधित है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है धारा का मापन करना, धारा को मापना, तथा परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा को भी प्रकट करता है। जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बना हुआ है तो ये तीर है और ये इस तरीके से नंबर लिखे रहते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर इधर उधर होता है, बीच में रहता है तो कोई धारा नहीं बह रही, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इधर होता है इसका मतलब धारा बह रही है, और इधर होता है तो भी धारा बह रही है। इस तरफ है तो धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, उस तरफ बता रहा है तो धारा की दिशा भी गैल्वेनोमीटर से हम बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आप देख सकते हो कि ये धातु सोडियम धातु है, जिसे हम ये सोडियम धातु है और ये मिट्टी के तेल में रखी है। क्यों? बाहर क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, यानी आसपास की जो वायु है और उसके साथ क्रिया करता है। या हम कह सकते हैं कि सोडियम बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है। यहाँ पे लिखा भी है सोडियम और पोटेशियम दोनों की अगर हम बात करें तो अत्यंत सक्रिय धातुएं हैं। सक्रिय मतलब होता है जल्दी क्रिया कर लेती हैं। ये वायु के संपर्क में जैसे ही आती हैं तो अचानक आग पकड़ लेती हैं। तो इसलिए इन्हें कहाँ रखा गया है? मिट्टी के तेल में, ताकि मिट्टी का तेल अक्रिय है इनके प्रति। मिट्टी का तेल एक कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ से सोडियम अक्रिय है, इसके कारण ये आसानी से सुरक्षित बना रहता है। इसलिए केरोसिन में डुबोकर सोडियम को रखते हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से कवर करना इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हीरे के प्रमुख गुण जो है वो हमें बताना है। तो आपके सामने हीरे के गुण लिखे हुए हैं। यह प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल है। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, यानी कि जो हीरा है वो कार्बन से ही मिलके बना है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अपवर्तनांक 2.42 है, बहुत ज्यादा अपवर्तनांक है, इसलिए चमकता भी है। इसका क्रांतिक कोण इतना होता है। हीरा का उपयोग क्या है? कांच काटने में, आभूषण बनाने में, पत्थरों में छेद करने में इसका उपयोग होता है। मोस्ट आईएमपी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होने के क्या लाभ है? मानव हृदय का ये चित्र बना हुआ है। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 खंड होते हैं। दोनों बाएं प्रकोष्ठ पूर्णतः दोनों दाएं प्रकोष्ठों से पृथककृत होते हैं, यानी कि जो लेफ्ट तरफ के प्रकोष्ठ है वो राइट तरफ के प्रकोष्ठ से दोनों तरफ से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। यह ऑक्सीजनित एवं अनॉक्सीजनित रक्त को आपस में मिश्रित होने से रोकता है। एक रक्त को दूसरे रक्त में मिश्रित ना हो जाए, इसलिए इसको रोकता है। कौन? 4 प्रकोष्ठ जो होते हैं वो रोकते हैं। इसमें ऑक्सीजनित रक्त संपूर्ण शरीर को उपलब्ध कराने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हृदय का मेन रोल है उसके अंदर प्रकोष्ठ का। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रकोष्ठ के क्या लाभ है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट के प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। तो ये भी कार्बन का ही अपर रूप है, जैसे हीरा था तो इसके भी कार्बन का शुद्धतम एवं स्थायी रूप है। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से मिलके बने होते हैं, याद रखना है। यह मुलायम प्रकृति का होता है, मुलायम प्रकृति का होता है। इसमें sp2 संकरण होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसकी संरचना षटफलकीय होती है। ये संकरण जो शब्द आया है ये क्या है? इसमें क्या होता है कि कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर लेते हैं और एक नए संकरित कक्षक बनाते हैं। तो इसमें एक s कक्षक, 2 p कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर रहे हैं। आप 11th क्लास में से पढ़ोगे, अभी समझ में नहीं आएगा तो सीधा याद भी कर सकते हो। ग्रेफाइट के उपयोग क्या है भाई साहब? पहला उपयोग है अपना पेंसिल बनाने में और दूसरा है विद्युत संयंत्रों के इलेक्ट्रोडों के रूप में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वृषण के क्या कार्य है? तो मानव शरीर में वृषण नर कोशा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वृषण है उसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक महत्वपूर्ण चीज है, वीर्य निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि जो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है जिसके कारण मर्द की फीलिंग आती है एक नर को, क्योंकि ये मादा के अंदर नहीं होता, ये केवल नर में होता है। देखो लिखा भी है नर कोशा में। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दाढ़ी मूंछ के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो शुक्राणु उत्पादन के लिए नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में
यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रित करता है। यानी कि एक एक लड़के को कैसे पता चलता है कि वो जवानी के रूप में है, तो उसके अंदर बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आने लगता है शरीर के अंदर, तो उसको लगता है कि मैं मर्द हूं या लड़का हूं, उसके अंदर दाढ़ी मूछ आने लगती है, उसका शरीर की बनावट चेंज होने लगती है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, हार्मोन से आप क्या समझते हो? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हार्मोन सभी जीवों के अंदर होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा बहते हैं, स्रावित होते हैं, यानी बहते हैं, और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं। यानी ये प्रभावित भी करते हैं और नियंत्रण भी करते हैं। तो हार्मोन हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उन पे इफेक्ट भी डालते हैं, उन पे कंट्रोल भी करते हैं, समन्वय भी करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। बहुत स्पेशल सी परिभाषा है, अच्छी सरल भाषा में आप इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? सूत्र उपयोग लिखिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये पूछा जाता है और आप देख सकते हो 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है। तो आप इसमें लिखोगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस, यही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस सूत्र को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि यह जल में घुलकर दूध जैसा दिखता है। जैसे ही इसको जल में घोलते हैं तो ये दूध के जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। अम्लता मतलब एसिडिटी। अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, सोडियम पोटेशियम लिथियम का तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी है इसका उपयोग खाना बनाने बर्तन के लिए किया जाता है। ये 3 कारण आपसे एक साथ पूछे गए। तो देखो, पहला कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण में क्यों करते हैं? तो देखो, जैसे प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया और चांदी हो गया, इसका उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी धात्विक चमक होती है, और इस पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि चमकदार होती है तथा ये आघात वर्धनीय तन्य होती है, मतलब इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, इधर उधर घुमा के इसमें कान का बनाया जा सकता है, नाक का आभूषण बनाया जा सकता है, गले का हार बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आघात वर्धनीय होता है, उसको डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग आभूषण में होता है। अगला है कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तेल के अंदर क्यों रखते हैं? लिख देना कि ये तीनों बहुत ज्यादा सक्रिय है, तो लिखा है कि तेल के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करती है? क्रिया करती है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? इसके अलावा लिख सकते हो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हो, तुरंत आग पकड़ लेती है, अतः किसी दुर्घटना को रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, फिर भी खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें एल्यूमिनियम क्यों होता है? तो एल्यूमिनियम वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेती है। तो अब ये एल्यूमिनियम नहीं रहा बल्कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया है, जिसके कारण क्या होता है कि यह रक्षक परत अपने नीचे स्थित धातु और उसकी अधिक क्षति होने के कारण, इसलिए एल्यूमिनियम धातु को मतलब उसकी अधिक क्षति को रोक देती है, इसलिए निर्मित वस्तुएं में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2019 में आया, 2022 में आया, संभावना है कि 2025 में भी आ जाए। तो इसके लिए साबुन अपमार्जक में ये उच्च अणुभार वाले, यहाँ पे अपन को लिखना है कि ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं, सोडियम लवण जो होते हैं वो कपड़े धोने वाले हैं, और पोटेशियम लवण जो वो नहाने वाले साबुन है। यहाँ पे निरमा, अपमार्जक मतलब जो निरमा यूज होता है, जो पाउडर आता है जिससे कपड़े धोए जाते हैं। रासायनिक रूप में अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्किल अथवा एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी सी कठिन है, बट आपको ज्यों की त्यों लिखनी है, इसलिए इसको याद कर लेना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लंबी श्रृंखला मतलब कार्बन कार्बन की चेन होती है बहुत लंबी, और उनमें एल्किल भी हो सकता है या रिंग वाले भी हो सकते हैं, एरिल भी हो सकते हैं, या कार्बन की सीधी समूह एल्केन भी हो सकते हैं। साबुन जंतु बसा वनस्पति तेलों से बनाया जाता है, इनकी बनाने की प्रक्रिया है। और अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्साइड आदि से बनाए जाते हैं। तो इनको कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में लिख देना है।
इसके अलावा साबुन से कठोर जल में कपड़े नहीं धोते। साबुन जो होता है वो कठोर जल में कपड़े नहीं धो सकता है। जैसे कठोर जल क्या होता है, जो रुका हुआ जल होता है, बहुत ही कठोर होता है। बहता हुआ जल हमेशा सॉफ्ट होता है। जैसे नदी का जल मृदु जल है और तालाब का जल कठोर जल है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये मृदु जल कठोर जल दोनों में उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे हो सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो हमारे भोजन में वसा का मुख्य रूप से जो क्षुद्रांश होता है उसमें क्षुद्रांत में होता है। इस कारण क्षुद्रांत यकृत अग्नाशय से श्रवण प्राप्त कर लेती है। यहाँ पित्त, ये लवण लिखा है, लवण प्राप्त कर लेती है। पित्त लवण द्वारा भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी कोशिकाओं में खंडित कर दिया जाता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी ये जो इतनी लाइनों का मतलब ये है कि यहाँ पे वसा का पाचन कैसे होता है, ये इस भाग में होता है, क्षुद्रांत में। इसमें क्या होता है, क्षुद्रांत यकृत और अग्नाशय से लवण प्राप्त करती है। क्षुद्रांत जो क्या करता है, यकृत और अग्नाशय से लवण प्राप्त करती है। पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी, यानी यहां से बड़ी गोलिका से आपको लिख देना है कि छोटी गोलिकाओं में खंडित कर दिया जाता है, और एंजाइम की क्रियाशीलता जिससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अग्नाशय से आने वाला आग्नेयिक रस इन छोटी गोलिकाओं वाली वसा को लाइपेज एंजाइम में बदल देता है। अब यहां से जो रस है वो लाइपेज में बदल जाता है, पचा देता है। एंजाइम अंत में वसा को वसा अम्लों ग्लिसराइल में परिवर्तित कर देता है। ये दो तीन चीजें हैं, ये आपको लिख लेना है एग्जाम में, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन है कि पोषण से आप क्या समझते हो। पौधों में होने वाले विभिन्न पोषणों को उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। स्वयंपोषी जो खुद पे निर्भर रहते हैं, परपोषी जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, परपोषी और परजीवी जो ऐसे जीव जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे जो भोजन के लिए है ये जीव में आ जाते हैं। ये पौधे भी हो सकते हैं, जैसे ये पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। जिन पौधों में आश्रित रहते हैं उन्हें पोषक कहते हैं, उदाहरण औरोबेकी, और ये नाम भी है, तो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, इसमें कुछ नहीं है, डेफिनेशन बस है। अगला क्वेश्चन है रक्त और लसिका में अंतर। तो बहुत आसान है, रक्त का रंग लाल होता है, लसिका का रंग श्वेत होता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, लसिका में लाल रक्त कोशिका नहीं होती, इसका नेगेटिव लिख देना है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, यानी रक्त के द्वारा ऑक्सीजन बहा कर ले जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड। लसिका में क्या होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन नहीं होता है, इसका अपोजिट लिखना, नहीं लगा के लिखना है, तो बहुत आसान है। रक्त में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है, लसिका में अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है। इसमें विलेय तो इसमें अविलेय शब्द जोड़ देना है बस। और इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, इसमें फिफोसाइट्स की संख्या अधिक होती है, लिफोसाइट्स की संख्या। रक्त में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लसिका में उत्सर्जित अधिक चक्रित अधिक मात्रा। तो यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कौन कौन से, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ। इसमें उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये काफी बेसिक अंतर है और इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको इसकी साइज छोटी कर देता हूं, अगर आपको ना दिख रहा हो अच्छे से तो ये लिख लोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2022 में और इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम हो सकते हैं भाई साहब हमारे शरीर में। तो लिखा है कि रुधिर यानी कि रक्त की औसत हीमोग्लोबिन मात्रा किसी भी लिंग में 14.5 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम होती है, अगर हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम है, तो किसी भी, यहाँ पे कुछ और शब्द होगा जैसे शरीर वगैरह, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, क्वेश्चन देख के आंसर आपकी गाइड में होगा। इसकी O2 की वहन क्षमता भी घट जाती है। अगर मान लो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन वहन भी कम हो जाएगा, और यह मानव O2 की कमी के कारण यह दर्शाता है कि सांस फूलना, अक्सर लोहे की कमी महसूस करना, या एनीमिया नाम का जो रोग है वो हो जाता है। पहला लक्षण तो यही है, तो आपको ये आंसर अच्छे से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए कि आयोडीन की सलाह इसलिए दी जाती है कि थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अब जब आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन नहीं आएगा, जिससे हमारे गले में इस तरीके का थायराइड ग्रंथि हमारी सूज जाएगी या उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो नियंत्रण करता है, जिसके वृद्धि से उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध नहीं कराया जा सके। यदि
भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन के निर्माण में कमी आ जाती है और इसके कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, लिखा है ना, फूल जाती है, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। और घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, तो वहां पे ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती क्रिया का चित्र है, तो इस चित्र को आप अपने गाइड से भी कर सकते हो, यहां से भी स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से बना सकते हो, नामांकन भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार होता है? तो मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है, ठीक है, यानी स्तन होते हैं, और निम्न और गर्म रक्त वाला प्राणी है, ये भी हम बोल सकते हैं। निम्न श्रेणी के स्तनधारियों को छोड़कर अन्य सभी स्तनधारी जरायुजी होते हैं, अर्थात शिशु को जन्म देते हैं। इसमें भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। विकासशील भ्रूण का पोषण माता के गर्भाशय में दीवारों से अपरा द्वारा होता है। भ्रूणीय विकास तीसरे सप्ताह में भ्रूण का रोपण गर्भाशय में प्राथमिक रसांकुरों द्वारा होता है और अंत में अपना आहार नाल द्वारा, अपरा नाल द्वारा होता है। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये वाला चित्र अच्छे से कर लेना है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र मोस्ट आईएमपी है, 2019 में पूछा गया है और इस साल के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो आप एक बार इस पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र याद कर लेना। वास्तविक आभासी प्रतिबिंब अंतर बहुत आसान है, याद कर लोगे इसको। अगला क्वेश्चन है ये श्वेत प्रकाश का जो विक्षेपण है, ये भी आप अच्छे से कर लोगे, तो ये भी कर लेना। अगला विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को, तो देखो इसमें क्या है कि दैनिक जीवन में हम अनुभव करते हैं कि जब किसी विद्युत उपकरण को अधिक देर तक उपयोग करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। जैसे तार के अंदर अगर लाइट बह रही है, करंट बह रही है, तो वो गर्म हो जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो यही तो है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, इसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वही कहलाता है ऊष्मीय प्रभाव। इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ तक है, आगे आप लिख सकते हो। विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रॉनिक केटली जैसे उपकरणों में बनाने में धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। यदि टी समय में किसी विद्युत प्रतिरोध आर हो तो आई धारा प्रवाहित करें, तो ये ऊष्मा का सूत्र लिख के आ जाना, H बराबर आई स्क्वायर प्लस RT। क्लियर है कि? तो ये इस तरीके से आखिरी क्वेश्चन है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जो इन्वर्टर से, जो हमारी बैटरी से प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो पावर हाउस से आती है उसे अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ये अंतर है। तो आप बहुत ही आसानी से, इसका प्रवाह एक ही दिशा में होगा। जो बैटरी से धारा आती है वो एक ही डायरेक्शन में बह सकती है, लेकिन ये डबल पावर हाउस से इधर, मतलब वो दो डायरेक्शन में कुंडली घूमती है तो डबल धारा आती है। चूंकि प्रेरित धारा है इसलिए उसका जो साइकिल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, घूमता है, यानी आती है धारा फिर जाती है, 50 चक्कर पर सेकंड, इस तरीके से एक सेकंड में 50 चक्कर वो आती है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान समय के साथ धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ये सेल बैटरी डीसी से जनरेटर से प्राप्त होती है, एसी जनरेटर से प्राप्त होती है, जिसे हम कुंडली और जनरेटर आर्मेचर कुंडली लगी रहती है, दो चुंबक के बीच में कुंडली घूमती है, वहां से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, विज्ञान के 70 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। और मेरा नाम संदीप खरे है, तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9131471072। आप उस पर मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।